हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, शो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर गोज़ टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है सच दैट एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। क्या है फंक्शन हमारा, एक्स अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज़ 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो क्या है, 1 फंक्शन भी शो कर रहा है, ऑन टू फंक्शन भी शो कर रहा है। इट मीन्स फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। हमें पहले मॉड ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, 0 या फिर पॉजिटिव। जब एक्स 0 या पॉजिटिव होगा, मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिख दें, क्योंकि जब पॉजिटिव होगा एक्स इज इक्वल 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कब होगा ये, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ पर माइनस कब आएगा, जब हम 0 से छोटे डिजिट -1 -2 -3 -4 -5 रखेंगे। तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन जब हमें एफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल एक्स अपॉन में 1 प्लस मोड एक्स, ये फंक्शन है हमारा। और फंक्शन सच दैट रियल नंबर से जा रहा है, क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पर एक्स क्या है, -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, ये दिया हुआ है। तो हमारा फंक्शन तो डिफाइन हो गया। क्या फंक्शन डिफाइन हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स कब होगा, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। अब फंक्शन तो हमारा बन गया। फंक्शन में हमें 1 शो करना है। 1 के लिए कितने केस बने हुए हैं, इसमें 3 केसेस बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं, जब हम x1 x2 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो केस फर्स्ट हो गया। सेकंड केस कब बनेगा, जब हम x1 x2 को लेस देन 0 रखेंगे, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस कब बनेगा, जब हम x1 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x2 को लेस देन 0 रखेंगे, तो ये केस थर्ड हो गया। केस 4 के लिए हम उल्टा कर देंगे कि जब x1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये केसेस अप्लाई करने के बाद हम फंक्शन 1 प्रूव करके देखेंगे, उसके बाद ही हमारा फंक्शन ऑन टू प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करना पड़ेगा हमें। हम पहले लिखते हैं केस फर्स्ट के लिए। केस फर्स्ट क्या है, लेट x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड बोथ x1 एंड x2 किससे बड़े हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं, ये दिया हुआ है। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो f(x1) की इज इक्वल f(x2) लिख सकते हैं हम। f(x1) इज इक्वल f(x2). f(x1) की वैल्यू क्या है, देखिए x1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, x अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो ये जाएगा x1 अपॉन में 1 प्लस x1 इज इक्वल f(x2) क्या हो जाएगा, यही सेम, बस x की जगह x2 लिखा जाएगा, x2 अपॉन में 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए x1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस x2 से एंड x2 की मल्टीप्लाई 1 प्लस x1 से, ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल x2 प्लस x2 x1। तो देखिए ये x1 x2 है, ये x2 x1 है, इक्वल है, ये कट जाएंगे, आ जाएगा क्या हमारा, x1 इज इक्वल x2। तो फंक्शन इज 1 1। ये तो हमारा केस फर्स्ट हुआ था। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हम क्या कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से बिलोंग कर रहे हैं, बोथ
x1 एंड x2 लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो के लिए हम क्या लिखेंगे, x अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो fx1 इज इक्वल है fx2 के, fx1 की वैल्यू होगी x1 अपॉन में 1 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 अपॉन में 1 माइनस x2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस x2 से और x2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस x1 से करें, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल x2 माइनस x1 x2। कट जाएगा ये, तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल x2। फंक्शन इज 1 1। अब देखिए केस फर्स्ट अप्लाई करने पे भी फंक्शन 1 1 आ रहा है, केस सेकंड अप्लाई करने पे भी फंक्शन 1 1 आ रहा है। अब हम केस कौन सा अप्लाई करेंगे, थर्ड अप्लाई करेंगे। थर्ड में क्या करना है कि x1 को तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं और x2 को लेस देन इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। तो करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में लेट x1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड x2 हमारा लेस देन 0 है। देखिए हमने क्या रखा है, जो एलिमेंट है हमारे x1 एंड x2 दोनों इक्वल नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं इक्वल नहीं है, तो फंक्शन भी हमारा इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर फंक्शन इक्वल नहीं आएगा तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज 1 1 सिंस x1 नॉट इक्वल्स टू x2 के है। तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए जब x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन हम क्या ले रहे हैं, x अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, x1 अपॉन में 1 प्लस x1। दिस इम्प्लाइज जो फंक्शन है हमारा x1 वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या आएगा। अब x2 हमारा लेस देन 0 है, fx2 लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या था, x2 अपॉन में 1 माइनस x2। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है हमारा fx2 वो लेस देन 0 क्या होगा। अब फंक्शन x1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, और जो फंक्शन fx2 है वो लेस देन 0 है। मतलब कि ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ये लेस देन 0 हो गए, तो ये फंक्शन ही इक्वल नहीं है। अब जब ये फंक्शन इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 के है। देखिए जब हमने एलिमेंट अलग लिए हैं तो फंक्शन भी अलग अलग, इमेजेस भी अलग अलग बन रही है, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट है। तो f इज़ 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अब केस थर्ड अप्लाई हो गया, केस फोर्थ देखते हैं। केस फोर्थ में हम लेट x1 को हम लेस देन 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले केस में x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा था, और x2 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। हो जाएगा सिंस x1 नॉट इक्वल्स टू x2। जब x1 x2 के इक्वल नहीं है तो आउटपुट भी इक्वल नहीं आना चाहिए, फंक्शन भी इक्वल नहीं आना चाहिए। तो fx1 के लिए क्या इमेज बन जाएगी, x1 अपॉन में 1 माइनस x1। इसका मतलब क्या है, fx1 क्या है हमारा लेस देन 0 क्या है, fx2 ले, fx2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x2 अपॉन में 1 प्लस x2 हो जाएगा। ये हो जाएगा fx2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये देखिए fx1 तो लेस देन 0 है, fx2 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2, ये भी इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज़ 1 1। देखिए हमारा क्या आया है, fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 आया है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, क्योंकि जब हमने इनपुट डिफरेंट दिया है तो आउटपुट भी हमें अलग अलग मिला है। तो फंक्शन इज़ 1 1। चारों केसेस के अकॉर्डिंग फंक्शन हमारा 1 1 प्रूव हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑन टू चेक करने के लिए हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं। हमें क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल fx कर लेते हैं। y हमें क्या क्या दिया हुआ है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स। कब होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x अपॉन में 1 माइनस एक्स इफ़ x इज़ लेस देन 0। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालें तो फर्स्ट हमारा क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, y
इज इक्वल एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, यही वैल्यू लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल एक्स, वाई की मल्टीप्लाई 1 से वाई आ जाएगा प्लस वाई एक्स इज इक्वल एक्स। वाई एक्स को हम इधर ले जाएं, वाई इज इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स, कॉमन ले एक्स हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई, तो वाई अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल एक्स आ गया। कब आया है ये? जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब x लेस देन 0 हो तब क्या लिखेंगे? y इज इक्वल एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स लिखेंगे। कब? जब x हमारा लेस देन 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, y 1 माइनस एक्स इज इक्वल एक्स, y की मल्टीप्लाई करें y माइनस वाई एक्स इज इक्वल एक्स, y इज इक्वल माइनस वाई एक्स इधर जाके प्लस वाई एक्स हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स, वाई इज इक्वल एक्स कॉमन लिया 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई इधर आ जाएगा, y अपॉन में 1 प्लस वाई इज इक्वल एक्स। एक्स की वैल्यू निकल गई दोनों तरफ से y के टर्म्स में। तो देखिए x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखे हैं। क्या है x की वैल्यू y के टर्म्स में? y अपॉन में 1 माइनस वाई, इफ़ हमें कंडीशन नहीं पता है, y अपॉन में 1 प्लस वाई, हमें इसकी भी कंडीशन नहीं पता है, क्योंकि हमें जब यहाँ पर y की वैल्यू x के टर्म्स में दी हुई थी, हमें x की कंडीशन पता थी, y की कंडीशन हमें नहीं पता है। हम कंडीशन देखते हैं। जब हमारा y अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल एक्स दिया हुआ है, कब था ये? इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एक बार 0 रखते हैं, y अपॉन में 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखी, देन y भी हमारा 0 आया। अब x की वैल्यू और बड़ी रख देते हैं, 2 रख देते हैं, y अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इज इक्वल 2 इंटू 1 माइनस वाई, y इज इक्वल 2 माइनस 2y, 2 इधर आ जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2y, ये प्लस y इधर जाके माइनस y, माइनस 2 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इज इक्वल वाई। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू आई है, बट 2 अपॉन 3 0 से तो बड़ी है, लेकिन 1 से तो ये छोटी हुई। तो दिख रहा है साफ साफ, अगर हम 2 को डिवाइड कर दें 3 से तो ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, बट 1 से छोटी आएगी। हम और कोई वैल्यू रख के देखें, रख लेते हैं y अपॉन में 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं? 50 रख लेते हैं। चलो y इज इक्वल 50 माइनस 50y, 50 नेगेटिव हो जाएगा इधर जाके, इज इक्वल माइनस 50y, ये प्लस है, माइनस y, माइनस 50 इज इक्वल माइनस 51y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 अपॉन में 51 इज इक्वल y। तो देखिए यहाँ भी y की वैल्यू हमारी क्या आई है? 0 से बड़ी आई है, 1 से छोटी आई है। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं? y अपॉन में 1 माइनस वाई, तो कंडीशन क्या बनती है हमारी कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू द 0 है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा है, बट 1 से हमारा छोटा है। यही तो हमें पता चला जब हमने x की वैल्यू पुट करी, तो हमारी y की वैल्यू क्या आई है? 0 से बड़ी आई है और 1 से छोटी आई है। अब हमें इसके लिए कंडीशन देखनी है y अपॉन 1 प्लस वाई के लिए, तो देखिए कैसे करेंगे। इफ़ x इज इक्वल वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, ये कंडीशन कब थी? जब x लेस देन 0 था, लेस देन 0 था। अब हम वैल्यू लेस देन 0 लिखते हैं, माइनस 1 रखें इज इक्वल वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई से इज इक्वल वाई, माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल वाई, माइनस 1 इज इक्वल, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा वाई प्लस वाई, माइनस 1 इज इक्वल वाई प्लस वाई क्या हो गया? 2y, माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल वाई। अब ये देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 1 अपॉन 2। देखिए ये वैल्यू नेगेटिव है, माइनस 1 अपॉन 2 नेगेटिव वैल्यू ही तो है, बट क्या है ये? माइनस 1 से भी तो छोटी है। अगर हम माइनस 1 को डिवाइड कर दें 2 से तो क्या आ जाएगा? माइनस का 0.5 आएगा, तो माइनस 1 से छोटी है।
एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम। x की वैल्यू हम -100 कर देते, -100 इज इक्वल y अपॉन में 1 + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -100 1 + y इज इक्वल y, -100 प्लस माइनस माइनस 100y इज इक्वल y, -100 इज इक्वल इधर जाएगा y + 100y, -100 इज इक्वल 101y, -100 अपॉन में 101 इज इक्वल y। ये देखिए, इससे हमें क्या पता चला कि जब हमने y क्या रखा, -1 रखा, तो वैल्यू हमारी -0.5 आई। अगर y हमने -100 रखा है तो भी वैल्यू हमारी जो y की वैल्यू आ रही है -1 और 0 के बीच में आ रही है। इट मीन्स जो फंक्शन हमारा कंडीशन दे रहा है वो क्या दे रहा है, x की वैल्यू y के टर्म्स में y अपॉन 1 + y कब होगा, इफ़ जब y हमारा ग्रेटर देन -1 के होगा, क्योंकि हमारी जो हमने कंडीशन अप्लाई करी थी, x की वैल्यू पुट करी थी, y हमारा -1 से बड़ा आया था और 0 से छोटा आया था। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, x की वैल्यू हमारी निकल गई, x इज इक्वल y अपॉन 1 - y कब होगा, इफ़ जब y होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, और 1 अपॉन में 1 + y कब होगा, इफ़ जब y की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। ये हमें पता चल गया। इसके बीच में हमारा जो y है वो R से बिलोंग करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R सच दैट -1 लेस देन, जो y की वैल्यू है वो -1 से तो छोटी है और 1 से बड़ी है, देयर इज x बिलोंग्स टू R सच दैट f(x) इज इक्वल किसके, y के, फंक्शन इज ऑन। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमने y देखा है वो क्या आया है, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y लेस देन 1, और दूसरा क्या आया है, -1 लेस देन, और यह आया है हमारा कि y जो है हमारा 1 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है। वही हमने लिखा है, जो y है वो -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, जहाँ पर हमारा x किससे बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू प्रूव हो गया। फंक्शन 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, हैंस द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जो हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय f(x) इज इक्वल x³ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन। अब हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। अब इंजेक्टिव के लिए हमारा फंक्शन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल x³ दिया हुआ है। हम ले लेते हैं, ये कोई फंक्शन है, सेट है x और ये है y, ये 2 सेट दिए, और फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल x³। हम लिख लेते हैं कि फंक्शन में -2 -1 0 1 2। अब देखिए -2 की क्यूब क्या होती है, 2 2 4 4 2 8, -8 ये आ गया। -1 की क्यूब -1 होगा, 0 का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0, 1 का आउटपुट क्या मिलेगा, 1, 2 का आउटपुट 8। तो देखिए अगर हम इनपुट हमारा अलग है तो आउटपुट भी हमारा डिफरेंट है, तो फंक्शन तो 1 हो गया। अब हम कैसे प्रूव करेंगे फंक्शन 1 है, ये हमने रफ वर्क में चेक कर लिया, फंक्शन 1 है, इस तरह हमें 1 हमें प्रूव कर सकते हैं। तो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर f(x) इज इक्वल x³ इंजेक्टिव चेक करना है हमें, इंजेक्टिव या फिर 1 हम लेट कर लेते हैं। x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। f(x1) इज इक्वल f(x2) क्या होना चाहिए,
x1 क्यूब इज इक्वल x2 क्यूब के होना चाहिए, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, x1 इज इक्वल x2 के। तो हम लिख सकते हैं f इज़ इंजेक्टिव, फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। अब हमने क्यूब से क्यूब काट दिया, बट हम स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते, क्योंकि क्यूब अगर हम देखते हैं -3 का क्यूब लें हम, तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस का 27, और -3 की जगह +3 का क्यूब लें तो हो जाएगा प्लस का 27। तो देखिए इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम -3 का स्क्वायर लें तो 3 3 जा 9, और 3 का स्क्वायर लें तो भी 9, और -3 का स्क्वायर भी 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर भी 9 आ रहा है। अब ये तो इनपुट अगर हमने डिफरेंट दिया है, आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, इसलिए हम स्क्वायर को नहीं काट सकते, क्यूब को हम काट सकते हैं। इससे क्या हमें पता चला कि अगर ऑड पावर है तो वो कट जाएगी, और इवन पावर है तो वो नहीं कटेगी 1 1 प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है इसमें, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कोई नॉन एम्प्टी सेट है x, कंसिडर पावर सेट ऑफ x विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। पावर सेट है किसका, x का, जिसके अंदर सभी सबसेट आ रहे हैं x के। डिफाइन द रिलेशन r इन पावर सेट ऑफ x एज फॉलोज। फॉर सबसेट a b इन पावर सेट ऑफ x, a रिलेटेड है b के, इफ़ एंड ओनली इफ़ a क्या है, सबसेट है b के, इज़ r एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन पावर सेट ऑफ x। जो r है वो हमारा इक्वलेंस रिलेशन शो कर रहा है पावर सेट ऑफ x के। जस्टिफाई योर आंसर, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हमें सभी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब पहले हमें समझना पड़ेगा पावर सेट होता क्या है। हम कोई सेट ले ले A, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3, कोई सेट ले ले B, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। तो हम क्या देख सकते हैं कि A रिलेटेड है B के। कैसे रिलेटेड A B के, क्यों, A क्या है, सबसेट है B के, बट B जो है हमारा वो सबसेट नहीं है A के। तो A रिलेटेड B, ये तो हमें पता चल गया A B से कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो A के अंदर एलिमेंट है 2 3 वो सेट B के अंदर है 2 3, तो A सबसेट हो गया B के। लेकिन जो B के अंदर एलिमेंट है 2 3 4 वो सभी एलिमेंट A में नहीं है, इसलिए B सबसेट नहीं है A का। अब पावर सेट समझते हैं। हमने एक सेट ले लिया X, उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं हम 2 3 4, ये एलिमेंट ले लिए। पावर सेट क्या बनेगा इसका, पावर सेट वो बनेगा जो सभी सबसेट इस सेट के अंदर आ जाए। इसका मतलब 5 1 से 2 सेट भी इसके अंदर आए, 3 भी सेट इसके अंदर आए, 4 सेट भी इसके अंदर आए, उसके बाद 2 3 3 4 2 4 एंड 2 3 4। ये एलिमेंट्स नहीं है, ये सेट है। हमारा जो 2 है वो सेट है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तब होता जो हम इस ब्रैकेट कल ब्रैकेट के अंदर 2 ना लिख के खाली 2 लिखते, तो वो हमारा एलिमेंट होता। ये हमारा क्या है, सेट है। अब 2 सेट पावर सेट के अंदर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं पावर सेट क्या है हमारा। अब हम इसमें कोई भी एक सेट ले लें जिसके अंदर गिवन है 3 4 ले लेते हैं। कि 3 4 अपने आप का सबसेट नहीं होगा, देखिए 3 4 है वो अपने आप का सबसेट तो होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमें इससे एग्जाम्पल से ये भी पता चल गया A B से कैसे रिलेट कर रहा है, पावर सेट भी हमें निकालना आ गया। अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, लेट X बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। X हमारा नॉन एम्प्टी सेट है,
एंड लेट, अभी तक हमने जो ऊपर करा था वो रफ वर्क था, अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन के अंदर। लेट पी एक्स बी एनी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। हमें फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखना है कि एक फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, लेट कोई सबसेट है ए, तो किससे बिलोंग कर रहा है, पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, पी एक्स से बिलोंग कर रहा है। अब हमने क्या चेक करा था, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हमारा जो ए है सेट वो अपने आप का सबसेट होगा, तो प्रूव हो गया। जब ए अपने आप का सबसेट है तो ए रिलेट कर रहा है खुद के सेट से, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर लिया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री की कंडीशंस क्या होती हैं। इफ़ ए बी आर से बिलोंग कर रहा है देन बी ए भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। हम कर लेते हैं लेट ए और बी कोई सेट हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। लेट ए रिलेटेड है बी के, ए रिलेट कर रहा है बी से। हम कोई एग्जांपल लेके करें, ए एक सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, 2 3 एलिमेंट है। बी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 एलिमेंट है। अब देखिए जो हमारा ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के 2 3 एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बट बी सबसेट नहीं है ए की। इससे जो हमारा हमने देखा था, लेट करा था, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। हमने एजम्पशन जो करी थी वो गलत प्रूव हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए रिलेट कर रहा है बी से, तो बी भी तो ए से रिलेट करना चाहिए। जब ए सेट सबसेट है बी के तो ए तो रिलेट कर रहा है बी से, बट बी सबसेट नहीं है ए के तो बी ए से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये तो एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा नहीं, लेकिन हमें ट्रांजिटिव भी तो चेक करना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए भी कंडीशन पता है हमें। क्या कंडीशन है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, ए रिलेट कर रहा है बी से, इसका मतलब क्या हो गया, ए सबसेट होगा बी के, एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, इसका मतलब क्या हो गया, बी सबसेट होगा सी के। अब हम कोई एग्जांपल ले ले, ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, बी के अंदर ले लेते हैं 1 2 3, सी के अंदर ले लेते हैं 1 2 3 4। देखिए इस एग्जांपल से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है वो सबसेट है बी के, बी सबसेट है सी के। तो देखिए ए भी तो सबसेट है सी के, दिख नहीं रहा, 1 2 एलिमेंट इस सेट सी के अंदर आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट होगा सी के। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सी, हेंस ए रिलेट करेगा सी से। ए जब सी से रिलेट करेगा तो हमारा आर इज़ ट्रांजिटिव, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक तो नहीं है, बट आर इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव नहीं कर रहा, बिकॉज आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस भी नहीं होगा।
अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3। कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, टू इटसेल्फ। मतलब कि कोई सेट है x, दूसरा वही सेम सेट है x, कहाँ से कहाँ तक 1 है तो वो इमेज बना रहा है 1 तक। n क्या नेचुरल नंबर्स है, 2 है, 2 से सब सेट बना रहा है, इमेज बना रहा है। 3 से इमेज बना रहा है। 4 से इमेज बना रहा है। n इमेज बना रहा है n से। इसका मतलब क्या है, जो डोमेन है वो अपने ही एलिमेंट से कोडोमेन से इमेज बना रहा है। मतलब कि सेट के अंदर 1 2 3 n तक एलिमेंट है, वो किसी ना किसी एलिमेंट से अपने इमेज बना रहे, तभी तो फंक्शन ऑन टू होगा। अब जो कोडोमेन है, देखिए कोडोमेन, कोई भी कोडोमेन हमारा खाली नहीं होना चाहिए, लोनली नहीं होना चाहिए, सबकी प्री इमेज बननी चाहिए। तो 1 की भी प्री इमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, n की भी है, तो ऑन टू फंक्शन होगा। अब उसके लिए हम क्या करें कि हमें पता चल जाए कि n सेट के अंदर n एलिमेंट हैं और हमारे कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ ले लें 1 2 3 4 n तक ले लें, यहाँ भी हम ले लें 1 2 3 4 n तक ले लें, तो देखिए जो 1 है उसके पास कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। 1 के पास 1 जो है वो प्री इमेज 1 से भी बना सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, n से भी। तो 1 है n चॉइसेस। अब 2 देखिए, 2 के पास कितनी चॉइस है, 1 ने तो इमेज बना ली 1 से या फिर 2 से, एक इमेज बन गई प्री इमेज। अब 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 से प्री इमेज बना सकता है, 3 से बना सकता है, 4 से बना सकता है, n से बना सकता है। तो 2 है कितनी चॉइसेस हो गई, n-1 चॉइसेस। अब 3 के पास देखें, 1 की एक इमेज बन गई, 2 की भी बन गई, 3 के पास कितनी होंगी, 3 है n-3 चॉइसेस। अब हमने समझ तो लिया कि कैसे करना है, बस हमें थ्योरेटिकल भी लिखना है। तो हम थ्योरेटिकल कैसे करेंगे, 1 कैन हैव n चॉइसेस, 1 के पास n चॉइसेस है। 2 कैन हैव, 2 के पास n-1 चॉइसेस। 3 के पास 3 कैन हैव n-3 चॉइसेस। ऐसे ही करके n के पास कितनी चॉइसेस बची, n कैन हैव 1 चॉइस, ओनली 1 चॉइस बची। क्यों बची, जब सबकी प्री इमेज बन जाएगी तो n के लिए तो खाली एक एलिमेंट बचेगा जो अपनी प्री इमेज बना सकता है। देन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन n, n-1, n-2, n-3, ऐसे करके 1 तक। अब ये क्या है, ये तो हमारा n फैक्टोरियल है। क्यों, n फैक्टोरियल को हम इसी तरह तो लिख सकते हैं कि n, n-1, n-2, n-3, ऐसे ही 1 तक। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बने, n फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन यहीं पर होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है -1 0 1 2। बी एक अनदर सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है -4 -2 0 और 2। एंड एफ जी सच दैट ए गोज़ टू बी बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। क्या दिया हुआ है हमारा, x² - 2, x बिलोंग्स टू ए, x हमारा a से बिलोंग कर रहा है। जी एक्स हमें दिया हुआ है 2 mod ऑफ x -1/2 -1, जहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, b a से बिलोंग कर रहा है। आर एफ एंड जी इक्वल, क्या f और g हमारा इक्वल है, ये x हमारा a से नहीं b से बिलोंग करेगा। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे हम, हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट -1 0 1 2।
बी एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट है -4, -2, 0 एंड 2, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें जी एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स, एफ फंक्शन दिया हुआ है, वो हमारा ए गोज़ टू बी, सेट ए से बी की तरफ जा रहा है, और एफ एक्स हमारा गिवन है x² - x, यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। हम x की जगह जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है -1, 0, 1, 2, वो रख के देखते हैं। f -1 इज इक्वल है -1 रखें, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 आया। f 0 रखते हैं तो क्या आता है 0 का स्क्वायर -0 0 -0 0 आया। f 1 रखें तो 1 का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 - 1 0। f 2 2 का स्क्वायर -2 2 2 ज़ा 4 4 - 2 2 आया। फंक्शन में हमने -1 रखा तो आउटपुट हमें 2 मिला, 0 रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 0 मिला, 2 रखा तो 2 मिला। अब ये तो हमारा आ गया। यहाँ पर मैंने जो लिखा था x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a ही आना है। x जो एलिमेंट है इसके अंदर वो a से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग नहीं कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। अब हमें जो फंक्शन g दिया हुआ है जी एक्स, उसमें वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। x बिलोंग्स टू a है तो a के जो अंदर एलिमेंट है वो पुट करके देखने हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारा जो g है वो a गोज़ टू b, a से b की तरफ जा रहा है। जी एक्स हमें क्या गिवन है 2 mod ऑफ x - 1/2 माइनस में 1, जहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है a से। एक बार जी एक्स में हम क्या वैल्यू रखेंगे, देखिए a के अंदर -1 है तो -1 रखते हैं, -1 तो हो जाएगा 2 mod ऑफ -1 - 1/2 -1, ये हो जाएगा 2 इंटू, सॉल्व करें मोड के अंदर जो वैल्यू है 2 × 2 माइनस का 2 -1/2 -1 2 इंटू मोड में -3/2 -1 2 मोड से बाहर वैल्यू आ जाएगी -3/2 -1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया -3 -1 -3 -1 कितना होता है, ये देखिए -3 नहीं आएगा। मोड से अगर हम वैल्यू बाहर निकालते तो प्लस की वैल्यू आती है, तो +3 -1 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2। अगर हम g में -1 रखते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 2। ऐसे ही हम g में वैल्यू रखते हैं 0 तो हो जाएगा 2 मोड में 0 -1/2 -1 2 -1/2 -1। अब देखिए मोड के अंदर है माइनस, बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 1/2 -1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 - 1 इज इक्वल 0। मतलब कि जब फंक्शन g में हम 0 रखते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। उसके बाद हम क्या वैल्यू रखेंगे, g में 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मोड में 1 -1/2 -1 तो हो जाएगा 2 2 1 2 1/2 -1 बाहर निकाले 2 × 1/2 -1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 - 1 क्या है 0 आया है हमारा। तो देखिए अगर फंक्शन जी एक्स में 1 रखते हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0। ऐसे ही हम जो फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है उसमें हम क्या रखेंगे, लास्ट जो हमारा एलिमेंट है 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 मोड में 2 -1/2 -1 2 2 2 ज़ा 4 4 में से 1 गया 3 तो मोड में 3/2 -1 मोड से वैल्यू बाहर निकाले 2 इंटू 3/2 -1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 -1 3 में से 1 गया 2। तो देखिए जी एक्स में हम जब -1 रखते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 2, 0 रख रहे हैं तो 0, 1 रख रहे हैं तो 0, 2 रख रहे हैं तो 2। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि जब f फंक्शन में -1 रखते हैं और g फंक्शन में -1 वैल्यू रखते हैं तो जो आउटपुट है हमें 2 मिल रहा है। ऐसे ही फंक्शन f में हम 0 रखते हैं और g फंक्शन में हम 0 रखते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। फंक्शन f में 1 रखते हैं, g में भी 1 रखते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। फंक्शन 2 में f में 2 रखते हैं, g में भी 2 रखते हैं तो आउटपुट हमें 2 मिल रहा है। इसका मतलब बोथ
एफ एंड जी आर इक्वल। दोनों ही फंक्शन एफ और जी क्या हैं, इक्वल हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, लेट ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें नंबर बताने उस रिलेशन के जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, और उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट है 1 2 एंड 1 3 होने ही चाहिए, ये तो होने ही चाहिए, और बाकी भी हों तो चलेगा ही। तो देखिए सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट कितने के 1 2 3, ए क्रॉस ए निकाले तो ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे 1 इमेज बनाएगा 1 से, 1 2 से भी बनाएगा, 1 3 से भी बनाएगा, ऐसे ही 2 1 से बनाएगा, 2 2 से बनाएगा, 2 3 से इमेज बनाएगा, 3 इमेज बनाएगा 1 से, 3 इमेज बनाएगा 2 से, एंड 3 इमेज बनाएगा 3 से। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया ए क्रॉस ए का। अब हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो हम रिलेशन लेते हैं R1, उसके अंदर डबलेट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 1 1 2 2 एंड 3 3, ये हो गया। अब ये तो हमारा है। अब सिमेट्रिक के लिए हमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए, 1 2 एंड 1 3, ये तो होना ही चाहिए। अब 1 2 के लिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बट सिमेट्रिक के लिए 1 2 तो इसका अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 इसका अपोजिट 3 1 भी होना चाहिए। अब देखिए चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव चेक करें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए डबलेट बन रहा है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 की इमेज जो है अपोजिट 2 1 है, 1 3 की 3 1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 है हमारा, 1 2 किसके साथ बना रहा है, 2 1 के साथ एंड 2 2 के साथ। ये देखिए ये हो जाएगा ए बी सी, ये भी बी सी, ये ए बी। अब ए सी क्या हो जाएगा, ए सी 1 1 1 1 तो है। अब इसके लिए देखें ए सी, ये 2 1 ये 2 2 है, इसके लिए ए सी क्या हो जाएगा 1 2 1 2, 1 1 भी है 1 2 भी है, ये ट्रांजिटिव तो हो रहा है। 1 2 के लिए 1 3 के लिए चेक करें, 1 3 के लिए 1 3 के लिए देखिए 3 1 एंड 3 3। अब ए सी क्या होना चाहिए 1 और 1 होना चाहिए, 1 1 ये तो है हमारा। अब इसके लिए ए सी देखें 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, देखिए तो ये भी ट्रांजिटिव है। 2 1 चेक करें, 2 1 2 1 2 1 के लिए एक बार 1 3 लेंगे, 1 2 लेंगे, 1 1 लेंगे, 1 3 1 2 एंड 1 1, तो ए सी क्या हो जाएगा 2 3 2 3, इसके लिए ए सी हो जाएगा 2 2 और इसके लिए ए सी हो जाएगा 2 1। तो देखिए 2 1 है 2 2 है, 2 3 तो यहाँ पर नहीं है, ये नहीं है। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, 1 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, बट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस R1 is reflexive symmetric but not transitive। एक रिलेशन तो हमारा मिल गया। अब बाकी चेक करें, R2 सेकेंड रिलेशन ले लेते हैं हम, उसके अंदर डबलेट के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ठीक है। 1 2 हमारा दिया हुआ है कि ये भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। अब सिमेट्रिक देखना है तो 1 2 है, 1 2 को अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए। यहाँ 1 2 1 3 है कि 1 2 है तो 1 3 भी है, कहा है ना कि कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, 1 2 1 3 ये ज़रूर होना चाहिए। 1 2 का अपोजिट 2 1 हो गया, 1 3 का अपोजिट 3 1 हो गया। अब हमारा देखिए जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना था उसके अंदर ये भी है
1 1 है, 2 2 है, 3 3 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, 2 1 एलिमेंट है, 1 3 एलिमेंट है, 3 1 एलिमेंट है। अब हमारा कौन सा एलिमेंट रह गया? 2 3 रह गया, तो हम 2 3 रखते हैं। तो इस रिलेशन में हमने 2 3 लिखा। 2 3 का अपोजिट सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए 3 2 भी होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि डबलेट बन रहा है, 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक है, 1 2 का अपोजिट 2 1, 1 3 का 3 1, 2 3 का 3 2। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव के लिए हमने 1 2 चेक कर लिया था, 1 3 चेक कर लिया था, 2 1 भी चेक कर लिया था, 3 1 भी चेक कर लिया था। बस हमारे कौन से चेक करने रह गए थे? 2 3 और 3 2। तो देखिए 2 3 के लिए जो इमेजेस बन रही हैं, देखिए 2 3 के लिए हम बी सी क्या लेंगे? 2 3 3 1 ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं और 3 3 भी ले सकते हैं। इसके लिए ए सी क्या बना? 2 1, इसके लिए ए सी 2 2, इसके लिए ए सी 2 3। तो देखिए 2 1 भी है, 2 2 भी है, 2 3 भी है। 3 2 लें, 3 2 के लिए बी सी क्या होगा? 3 3 होगा, 3 1 होगा, और तो नहीं कुछ बन रहा है। तो देखिए इसके लिए ए सी क्या है? 3 3। तो ये भी एलिमेंट हमारे इसके अंदर है, रिलेशन के अंदर। 3 2 3 1 के लिए ए सी क्या होगा? 3 1। तो ये भी है। अब देखिए ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये तो हमें चेक नहीं करना था, तो ये तो हमारा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बने हमारे? ओनली 1 रिलेशन बना, जो कि हमारा क्या है? R1। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? जो ऑप्शन है ए, उस पे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली 1 रिलेशन R1 which is reflexive, symmetric but not transitive। अगर ये 2 नंबर में आता है तो हमें ये इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, बट 1 नंबर में आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो हम रफ वर्क में सॉल्व करके अपना ऑप्शन लगा सकते हैं। वैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेट ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट हो। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये होने चाहिए। तो देखिए सेट ए दिया हुआ, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस ए, तो एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब हमें रिलेशन बताना है R1। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? डबलेट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ये तो होने ही चाहिए। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए 2 1 लिखें, 1 2 दिया हुआ है कि रिलेशन में 1 2 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 2 1 भी होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करें ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए 1 2 दिया हुआ है, 1 2 2 1 एंड 2 2। तो देखिए ये ए भी है, ये बी सी हो गया, ये भी बी सी हो गया। तो ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए और सी 1 1 हो जाएगा, तो गिवन है। इसमें ए सी देखें 1 और 2, ये भी गिवन है। अब 2 1 चेक करें, 2 1 2 1 के लिए जो बी सी होगा वो होगा 1 2 एंड 1 1। तो देखिए ए बी सी, ये भी बी सी,
अब यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा, ए सी 2 2 हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा 2 1, ये भी दिया हुआ है। तो देखिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हेंस R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो R1 फंक्शन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। अब हमारा R1 में 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, उसके बाद 1 2 भी हो गया, 2 1 भी हो गया। नेक्स्ट हम 1 3 लिख लेते हैं। 1 3 लिख रहे हैं तो सिमेट्रिक के लिए 3 1 भी लिखना पड़ेगा। देखिए R2 रिलेशन हमने लिया है, उसके अंदर 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1 2, जो हमारा मिनिमम रिलेशन दिया हुआ है वो तो होना चाहिए 2 1। नेक्स्ट हमारे कौन सा एलिमेंट लिखना है हमें, 1 3। 1 3 लिख रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए 3 1 भी लिखना पड़ेगा। अब हम इसे चेक करें तो देखिए हमने जो सिमेट्रिक चेक करना था, सिमेट्रिक चेक करने के लिए 1 2 हमने चेक कर लिया था, 2 1 भी हमने चेक कर लिया था। फिर से चेक कर लेते एक बार और। 1 2, 1 2 के लिए जो बनेगा वो बनेगा 2 1 एंड 2 2। देखिए बी सी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, एलिमेंट है इसमें। बी सी क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है। 2 1 देखें, 2 1, 2 1 के लिए हमारा कौन कौन से बन रहा है, 1 2 1 3 एंड 1 1। तो देखिए ये ए बी लें, ये बी सी, ये बी सी, ये बी सी। ए सी क्या हो जाएगा 2 2, भी गिवन है। इसमें बी सी क्या, ए सी क्या हो जाएगा 2 3। अब 2 3 तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए जो हमने रिलेशन लिया हुआ है उसमें 2 3 कहीं गिवन है, 2 3 तो गिवन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, R2 इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्यों नहीं है, क्योंकि R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 2 1 हमारा R से बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 3 हमारा R से बिलोंग कर रहा है, बट 2 3 हमारा R से बिलोंग नहीं कर रहा। अब हमारा ये जो रिलेशन R2 दिया हुआ है ये ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2 3। तो हम इसमें 2 3 और ऐड कर लेते हैं। R3 जो रिलेशन है उसके अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1। जब हमने यहाँ पर 2 3 लिखा तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 भी होना चाहिए, 3 2। अब ये देखिए जितने भी एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में थे वो सभी एलिमेंट R3 के अंदर आ गए हैं। अब इसमें चेक करें, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3, डबलेट दिया हुआ है। सिमेट्रिक है, 1 2 का अपोजिट 2 1, 1 3 का 3 1, 2 3 का 3 2, सिमेट्रिक है। बट हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस के लिए ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव चेक करें तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बी सी, 1 2 के लिए बी सी क्या क्या होगा, 2 1 एंड 2 2, 2 1 एंड 2 2। इसमें ए सी क्या हो जाएगा 1 1, और इसके लिए ए सी क्या हो जाएगा 1 2। तो दोनों ही हमारा गिवन है। नेक्स्ट हम 2 1 चेक करते हैं। 2 1 हमारा ए बी हो गया, इसके लिए बी सी क्या होगा, देखिए 1 3 1 2 और 1 1, 1 3 1 2 एंड 1 1। ये बी सी, ये बी सी और ये भी बी सी। अब इसके लिए ए सी क्या हो गया 2 3 2 3, हमारा गिवन है। इसके लिए ए सी 2 2, ये भी हमें गिवन है। और इसके लिए ए सी 2 1, ये भी हमें दिया हुआ है। 1 2 ट्रांजिटिव चेक कर लिया, 2 1 ट्रांजिटिव चेक कर लिया, 1 3 चेक करें। 1 3, 1 3 के लिए क्या क्या होगा, 3 3 3 1 3 2, 3 3 3 1 एंड
3 2। देखिए इसके लिए AC 1 3 1 3, ये भी गिवन है। 1 3 और 3 1 के लिए AC क्या हो जाएगा 1 1, वो भी गिवन है। 1 3 और 3 2 के लिए AC क्या हो जाएगा 1 2, वो भी गिवन है। अब हमने 1 3 भी चेक कर लिया, 3 1 चेक करें। जब हम 3 1 को AB लेते हैं तो BC क्या हमारा हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा 1 1, 1 3 1 2 एंड 1 1। तो BC चेक करें, ये AB BC BC BC, AC क्या हो जाएगा इसमें, जब 3 1 और 1 3 लेते हैं तो 3 3, ये भी हमें गिवन है। इसमें देखें 3 2, ये भी हमें दिया हुआ है। 3 1 और 1 1 के लिए 3 1 BC AC हो जाएगा। तो हमारा 3 3 भी दिया हुआ है रिलेशन में, 3 2 भी, 3 1 भी। अब हमने सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए 3 1 तक, 2 3 और 3 2 और चेक करना है। तो देखिए 2 3 और 3 2 चेक करने के लिए हम ले लेते हैं 2 3। 2 3 के लिए BC क्या क्या हो जाएगा 3 2 और 3 1 और 3 3, ये BC होंगे हमारे। अब AC क्या हो जाएगा 2 2, ये भी गिवन है। इसमें AC क्या हो जाएगा 2 1, ये भी गिवन है रिलेशन में। इसके लिए AC क्या हो जाएगा 2 3, ये भी रिलेशन में गिवन है। नेक्स्ट हमारा लास्ट रह रहा है 3 2। 3 2 के लिए BC क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 2 1 और 2 2, 2 3 2 1 एंड 2 2, ये AB हो गए, ये BC हो गया। अब इसके लिए AC क्या होगा फर्स्ट हमारा 3 3, ये भी रिलेशन में दिया हुआ है। इसके लिए AC हो जाएगा 3 1, ये भी रिलेशन में दिया हुआ है। इसके लिए AC हो जाएगा 3 2, ये भी रिलेशन में दिया हुआ है। तो देखिए फंक्शन हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है R3, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। एक जो रिलेशन हमारा R1 आया था वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन था, और R3 आया वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं 2। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे हम B। बट कंक्लूजन में भी हमें लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली 2 रिलेशन R1 and R3 which is an equivalence relation। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।